स्वस्थ होंगे, आप पढ़ रहे होंगे। सभी को ऑनलाइन क्लास में मेरा स्वागत है। आप सभी को मैं मानव भूगोल का आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। मानव भूगोल के 3 सिद्धांत थे। 2 सिद्धांतों की इससे पहले मैंने चर्चा कर चुके हैं अपन लोग। पहला आपका सिद्धांत था क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा आपका सिद्धांत था पार्थिविकता का सिद्धांत। आज तीसरा सिद्धांत लेके मैं आपको बीच में उपस्थित हुआ हूँ। सिद्धांत है आपका है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। आप सबको ऑनलाइन क्लास समझ में आ रही होगी। प्रयास मैं कर रहा हूँ बढ़िया से बढ़िया आप तक पूरी चीज़ें समझाऊँ। इसी श्रृंखला में आपके मानव भूगोल का तीसरा आपका पहली इकाई में तीसरा सिद्धांत है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। इस वातावरण समायोजन के सिद्धांत से समझने से पहले आपको 2 सिद्धांत बताए थे। एक क्रियाशीलता का सिद्धांत जिसमें हर वस्तु क्रियाशील है, प्रत्येक वस्तु सजीव और निर्जीव हर वस्तु क्रियाशील रहती है, या तो वो बढ़ रही है या घट रही है। कोई वस्तु स्थिर नहीं है, ऐसी कोई संसार में वस्तु नहीं है जो स्थिर हो। ये सिद्धांत था क्रियाशीलता का सिद्धांत। पार्थिविकता का सिद्धांत था। पार्थिविकता के सिद्धांत में आपने चर्चा की थी कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु है वो एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबद्ध है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक अकेली वस्तु का इस संसार में अस्तित्व नहीं है। प्रत्येक वस्तु है वो या तो भौतिक कारकों से प्रभावित हो रही है या अपने सम्मिलित प्रभाव से दूसरे कारकों को प्रभावित कर रही है। इस सिद्धांत में प्रत्येक वस्तु है वो एक दूसरे को प्रभावित करती है, एक दूसरे से प्रभावित होती है। तीसरा जो सिद्धांत आपका है जिसे वातावरण समायोजन का सिद्धांत कहते हैं, इस सिद्धांत में मानव भूगोल में मानव की केंद्रीय स्थिति मानकर धरातल के परिवर्तनशील स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है और व्याख्या की जाती है। अतः प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्व जैसे भूमि की बनावट, जलवायु के कारक आदि मनुष्य की आर्थिक सामाजिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। उसके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि तत्वों को प्रभावित करती है तथा विभिन्न क्रियाओं जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक वातावरण के तत्व हैं से प्रभावित होकर मनुष्य भी अपनी बुद्धि, ज्ञान, तकनीकी कौशल से इस वातावरण के परिवर्तन करता है और अपने आप को ज्ञान, तकनीकी बुद्धि से इस वातावरण में अपने आप को अनुकूलित करता है तथा इस कठिन परिस्थिति में अपने आप को जीवन निर्वाह हेतु रूपांतरित करने की चेष्टा करता रहता है। पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव के सामाजिक, आर्थिक एवं प्राकृतिक तत्वों में भिन्नता पाई जाती है। एक प्रदेश के एक क्षेत्र के जाने से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर भिन्नताओं का सामना करना पड़ता है, जिस कारण उसे अपने जीवन निर्वाह हेतु वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। धरातल पर कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं खाड़ियां हैं, कहीं जिले हैं। इन सब में भिन्नता पाई जाती है। इसी प्रकार से जलवायु के विभिन्न कारक है, जैसे आपके जो तापमान है, वायुदाब है, इनमें भी भिन्नता पाई जाती है। इन भिन्नताओं के साथ में जैसे आपने देखा होगा कि विषुवत रेखीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, तो वहां पर भी क्या है कि मनुष्य को अलग अलग भिन्नताओं का सामना करना पड़ता है। भूमध्य रेखा है, वहां पर उच्च तापमान पाया जाता है, उच्च वर्षा पाई जाती है, आर्द्रता अधिक पाई जाती है। जबकि रेगिस्तानी क्षेत्र होता है वहां उच्च तापमान पाया जाता है तथा विभिन्न प्रकार की क्या है कि जो वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है, वनस्पति शुष्क पाई जाती है, कम मात्रा में पाई जाती है। तो विभिन्न प्रकार की भिन्नताओं का सामना करना पड़ता है। इन भिन्नताओं के कारण वो जो वातावरण के तत्व हैं उनके रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, जो परिवहन के साधन है, बैंकिंग की व्यवस्था है, तकनीकी व्यवस्था है आदि पर भूतल पर अनेक प्रकार की जो भिन्नता है उनका भूतल पर देखने को मिलता है। भूतल पर विभिन्नता या असमानता देखने को मिलता है। इस असमानता भिन्नता के आधार पर विषमताओं के आधार पर मनुष्य वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है और वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने के से उसको 2 प्रकार की क्रियाओं का सामना करना पड़ता है या 2 प्रकार की क्रियाएं करता है। तो अब अपना ये टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। मानव वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने के लिए 2 प्रकार की क्रियाएं करता है। एक तो क्या करता है? अनुकूलन। पहला क्या करता है? अनुकूलन। और दूसरा करता है इस वातावरण में परिवर्तन। 2 प्रकार की क्रियाओं करता है।
जब मनुष्य अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है, जब मनुष्य अपने आप को प्रकृति के अनुकूल कर लेता है, प्राकृतिक कारक यहाँ पर अधिक हावी होते हैं, तो मनुष्य अपने आप को इस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, अपने आप को परिवर्तित करना, अपने आप को समायोजित करना वातावरण के, ये अनुकूलन कहलाता है। और जो वातावरण में अपने ज्ञान बुद्धि तकनीकी से जो परिवर्तन करता है उसी को परिवर्तन कहा जाता है, जो ज्ञान बुद्धि से इस वातावरण धरातल में बहुत सारा परिवर्तन भी करता है। वातावरण के अनुसार वातावरण समायोजन करने के लिए मनुष्य को दो प्रकार की क्रियाओं का सामना करना पड़ता है। एक अनुकूलन, अनुकूलन किसे कहा जाता है? अनुकूलन के अंतर्गत मानव अपने आप को वातावरण के अनुसार परिवर्तन करता है, अपने आप को अनुकूलित करने का प्रयास करता है। यहाँ पर जो प्रभावशाली कारक है वो वातावरण है। वातावरण के अनुसार मनुष्य के विभिन्न प्रकार के कारक हैं वातावरण के, उनके अनुसार अपने आप को समायोजन करने की जो प्रक्रिया है वो अनुकूलन कहलाती है। इस प्रक्रिया के दौरान मानव अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूलित करने का प्रयास करता है। मनुष्य अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालने का प्रयास करता है। ये अनुकूलन है। यहाँ पर अनुकूलन में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। मानव अपने आप को बदलेगा, अपने आप को परिवर्तित करेगा, पर्यावरण के जो कारक हैं उनसे प्रभावित होकर अपने आप को बदलना। यह अनुकूलन दो प्रकार का है, आंतरिक अनुकूलन और बाह्य अनुकूलन। अनुकूलन दो प्रकार का है, आंतरिक और बाह्य अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन क्या होगा कि मनुष्य जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता है, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है, तो उन्हें विभिन्न प्रकार की संस्कृति का सामना करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के रहन सहन, बोली, भाषा, वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। इस प्रकार से वहाँ के रहन सहन, खान पान, बोली, भाषा, जो उनके रहन सहन है, इसके अलावा उसके जो शारीरिक वर्ण हैं उसमें भी विभिन्न सारे परिवर्तन आ जाते हैं मनुष्य के। ये सब क्या कहलाते हैं? आंतरिक अनुकूलन कहलाते हैं। जो मनुष्य की रहन सहन, बोली, भाषा, जो उसके बदलाव हैं शरीर में, जो उसके जो शारीरिक वर्ण में परिवर्तन है, ये सब कहलाते हैं आंतरिक अनुकूलन। ये आंतरिक अनुकूलन ही दो प्रकार का है, एक ऐच्छिक और दूसरा अनैच्छिक। एक ऐच्छिक है, दूसरा अनैच्छिक है। जैसे मान लो एक उदाहरण से अपन इसको समझेंगे कि मान लो एक यूरोपियन परिवार है, एक यूरोपीय परिवार है, ये यूरोपीय परिवार है, ये यूरोप से स्थानांतरित होकर कहाँ गया? भारत के दक्षिणी भाग, भारत के दक्षिणी भाग में आ जाता है केरल में। केरल आ सकता है, तमिलनाडु आ सकता है, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कोई भी हो सकता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चला जाता है। तो वहां जाकर उसमें जो भी परिवर्तन होगा वो आंतरिक और बाह्य दो प्रकार का होगा। अभी आपको समझाऊंगा मैं। जैसे मान लो एक यूरोपीय परिवार है जो वहां से यूरोप से स्थानांतरित होकर भारत के दक्षिणी भाग में आ गया, तो यूरोप की जो जलवायु है, ये वहां की जलवायु किस प्रकार की है? ठंडी है। और जो दक्षिण भारत की जलवायु है वो है उष्ण। अब दोनों की जलवायु में क्या है? अंतर है। अब अपने आप को यूरोप आ गया, यूरोप से क्या आ गया? केरल आ गया। केरल आ गया तो अपने आप को वहां के वातावरण के अनुसार समायोजित करना पड़ेगा, अपने आप को वहां के वातावरण के अनुसार अनुकूलन करना पड़ेगा। अब देखो क्या है कि जब यूरोपीय परिवार वहां आ गया, केरल का आ गया, तो उसे क्या है कि डेली चीजें हैं, डेली चीजें वस्तु हैं, उनकी आवश्यकता पड़ेगी। डेली चीजें आवश्यकता पड़ने पर, डेली यूज की चीजें हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी, और डेली यूज की चीजें आवश्यकता पड़ने के लिए वो बाजार जाएगा, मार्केट जाएगा, और मार्केट जाएगा तो केरल के भाषा की, केरल में बोली जाती है मलयालम। अब वो केरल में आकर मलयालम भाषा सीखता है, मलयालम भाषा का बोलता है, और मलयालम वहां के रहन सहन के अनुसार अपने आप को बदलता है। उनकी बोली मलयालम सीख लेता है, रहन सहन का तरीका सीख लेता है। तो जितना भी परिवर्तन हुआ, ये क्या हुआ? वो इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा है उसकी। तो ये इस प्रकार से ये यूरोपीय परिवार जब भारत में आ गया, भारत में आने के बाद में वहां के रहन सहन, वहां की भाषा, वहां के खान पान, वहां के रहन सहन के अनुसार अपने आप को बदल लेता है। तो ये जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन हुआ आपका ऐच्छिक आंतरिक अनुकूलन। उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वो मलयालम भाषा सीखे, संकेत से भी बता सकता है कि भाई ये चीजें दो मुझे। लेकिन यदि वो मलयालम भाषा सीख लेता है, वहां के रहन सहन के अनुसार अपने आप को बोली में परिवर्तन कर लेता है, मलयालम सीख लेता है,
और विभिन्न प्रकार के जो रीति रिवाज है उनको ग्रहण कर लेता है, उनको मान लेता है, धर्म को ग्रहण कर लेता है, तो ये परिवर्तन कहलाते हैं ऐच्छिक आंतरिक अनुकूलन के अंतर्गत आएंगे। ऐच्छिक आंतरिक अनुकूलन में उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वो परिवर्तन करे या नहीं करे। दूसरा आपका है अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन। अब यूरोपीय परिवार है, पहले ठंडी जलवायु में था, अब उष्ण आर्द्र जो यहाँ पर क्या है उष्ण आर्द्र जलवायु है, गर्म जलवायु है, तो वहां धीरे धीरे जब ये परिवार वहां रहेगा तो आगे आने वाली पीढ़ियों में उनकी त्वचा में, उनके शारीरिक वर्ण में, शारीरिक वर्ण, उसके कलर में, उनके रंग में धीरे धीरे क्या है उनका जो रंग है इसमें धीरे धीरे पिगमेंट बनने लगेंगे, काले रंग के काले धब्बे बनने लग जाएंगे, काले पिगमेंट बनने शुरू हो जाएंगे जिनको पिगमेंट कहते हैं। ये काले धब्बे बनने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे उसका शरीर में ये धब्बे से जो श्वेत रंग से है, श्वेत रंग है, ये धीरे धीरे किस में बदल जाएगा आपका श्याम वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जो परिवर्तन हुआ ये आपका परिवर्तन कहलाता है अनैच्छिक या प्राकृतिक अनुकूलन। उसके नहीं चाहने पर भी यदि वो वहां रहेगा, यदि वो वहां रहेगा, वहां काम करेगा, उसको कुछ दिन रहने पड़ गया, तो जो आने वाली पीढ़ी है उसकी आने वाली पीढ़ी में उसका रंग है वो सफेद से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सफेद से उसके धीरे धीरे चमड़ी पे क्या है काले रंग के धब्बे बनने शुरू हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी में धीरे धीरे उसका रंग है वो सफेद से जो काला हो जाएगा। इस प्रकार का जो परिवर्तन हुआ, जो उसके शारीरिक वर्ण में परिवर्तन हुआ, उसका जो शरीर में जो परिवर्तन हुआ वो कहलाता है अनैच्छिक परिवर्तन। इसे प्राकृतिक परिवर्तन भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये आंतरिक अनुकूलन ऐच्छिक और अनैच्छिक दो प्रकार का है। दूसरा प्रकार का आपका अनुकूलन का दूसरा प्रकार है बाह्य अनुकूलन। बाह्य अनुकूलन में वो वहां आने के पास में यदि अपने आप को वहां की वेशभूषा, ड्रेस, पहले वो सूट बूट में रहता था, अब केरल में तैमल पहनते हैं, तैमल कुर्ता पहनते हैं, उसके अनुसार अपनी वेशभूषा को परिवर्तित कर लेता है, अपने खान पान में परिवर्तन कर लेता है, अपने रहन सहन में परिवर्तन कर लेता है, अपने जो कार्य में परिवर्तन कर लेता है। ये जितना भी परिवर्तन करता है वो आपका कहलाता है। यदि कोई यूरोपीय परिवार है, एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में जाकर वहां की वेशभूषा के अनुसार, वहां की भाषा के अनुसार, वहां के रहन सहन के अनुसार अपने आप को बदल लेता है, तो ये इस प्रकार का जो परिवर्तन है ये आपका बाह्य अनुकूलन कहलाता है। इस प्रकार से आपके दो अनुकूलन हो गए, एक आंतरिक अनुकूलन और दूसरा बाह्य अनुकूलन। ये आपका परिवर्तन है, ये वेशभूषा के कारण से हुआ। ये ऐच्छिक अनुकूलन है आपका, ये आपका उसके चाहने नहीं चाहने से होगा। और तीसरा आपका है इसमें अनैच्छिक परिवर्तन, अनैच्छिक में उसके वर्ण के कारण से, रंग के कारण से परिवर्तन होगा। वातावरण समायोजन का दूसरा जो कारक है वो है परिवर्तन। परिवर्तन के अंतर्गत या इसको रूपांतरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपांतरण, परिवर्तन या रूपांतरण। मनुष्य कठोर अपने वातावरण को परिवर्तित करके उसे कृत्रिम वातावरण के रूप में परिवर्तित कर लेता है, तो उसको कहा जाता है रूपांतरण या परिवर्तन। मनुष्य वातावरण के विभिन्न प्रकार के कठोर जो वातावरण है, इस कठोर वातावरण को अपने अनुकूल रहने योग्य, अपने काम के योग्य, अपने उपयोग के योग्य बना लेता है कृत्रिम साधनों से, तो उसको कहा जाता है रूपांतरण या परिवर्तन। जैसे मान लो आप लोगों ने देखा होगा कि जो शीतोष्ण क्षेत्रों के जो लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, ये अंग्रेज लोग जब घूमने के लिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं जहां पर गर्मी अधिक पड़ती है, ये क्षेत्र क्या है? शीतोष्ण, ठंडा क्षेत्र है, अंग्रेज लोग हैं। अब घूमने के लिए क्या आगे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आगे, जैसे अपने भारत में आगे, श्रीलंका चले गए, नेपाल चले गए, वातावरण क्या है? उष्ण और शुष्क है, इसलिए इस क्षेत्र में चले गए। तो वहां पर क्या है? जाते ही उन्होंने क्या है? अत्यधिक गर्मी लगेगी, ठंडा है। इस गर्मी से बचने के लिए वातावरण में क्या कर लेते हैं? वातानुकूलित कमरों का प्रयोग किया जाता है, एसी का प्रयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है, परिशीतलक का प्रयोग किया जाता है। किससे बचने के लिए? वातावरण की जलवायु की कठोरता से बचने के लिए। यदि मनुष्य अपने आप को थोड़े क्षेत्र के लिए, पूरे क्षेत्र में बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन छोटे क्षेत्र में यदि परिवर्तित कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है वातावरण का रूपांतरण या वातावरण का परिवर्तन। अब मनुष्य क्या है कि शीत वातावरण से बचने के लिए
अपने आप को यदि परिवर्तित कर लेता है, इसी प्रकार से जो ठंडे लोग हैं, जो शीत कटिबंधीय क्षेत्र है, शीत कटिबंधीय क्षेत्र, अब यहां पर देखो क्या है, जहां पर एस्किमो लोग रहते हैं, एस्किमो लोग रहते हैं, पूरे पूरे क्षेत्र में क्या है, आपके बर्फ बिछी रहती है, वातावरण शीत कठोर है, वहां पर रहने के लिए आपके पूरा पूरा क्षेत्र है वो बर्फ से ढका रहता है, चादर के रूप में ढका रहता है, शीत और कठोर जलवायु पाई जाती है। वहां के वातावरण के अनुसार मनुष्य को अपने आप ढालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो मकान बनाए जाते हैं, जो इग्लू बनाए जाते हैं, वो बर्फ की शिलाओं को काट कर बनाए जाते हैं। मकान बनाने के लिए उनके पास क्या है, बर्फ की शिलाएं हैं, और मकान को गर्म करने के लिए उनके पास जो सील मछली होती है उसकी चर्बी को जलाकर क्या करते हैं, वो अपने घरों को जो घरों को गर्म करते हैं। इसी प्रकार से जो कच्चे तो वहां जमीन नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ता है, उनको शिकार करना पड़ता है। ये जितने भी जो परिवर्तन हो रहा है वातावरण के अनुसार, अपने आप को जो समायोजित कर रहा है वातावरण के अनुसार, वह बर्फ क्या है, बर्फ से ढकी रहती है, शिकार करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है दूसरा, खेती नहीं कर सकता है कि वो पूरा क्षेत्र में क्या है, बर्फ से ढका हुआ है। इसलिए वहां एकमात्र क्या है, आर्थिक कार्य में क्या है, अपने आप को जीवन निर्वाह के लिए, अपने आप को जीवन बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा। रेनडियर का शिकार करते हैं, सील मछली का शिकार करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो रेनडियर भालू है उनका शिकार करते हैं। तो वर्ष भर जो शीत जलवायु रहती है उसको अपने आप को अनुकूलित करना, वहां के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, ये प्रक्रिया आपके क्या कहलाएगी, वातावरण समायोजन कहलाएगी। अपने आप को वातावरण के अनुसार वहां के निवासी क्या करते हैं, अपने आप को इस कठोर वातावरण से समायोजित करने के लिए बर्फ के मकान बना लेंगे, सील मछली की चर्बी को जलाकर घरों को गर्म कर लेंगे। खेती नहीं है, कृषि नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, अपने आप को जो भी शिकार है उससे अपना भरण पोषण करते हैं। तो वातावरण के साथ जो एस्किमो लोगों जो लोग हैं या जो शीतोष्ण कटिबंधीय लोग हैं, ये अपने आप को क्या वातावरण के अनुसार ढाल लिया है। इसी प्रकार से मनुष्य जब वातावरण के जो प्राकृतिक कारक है उनसे और सांस्कृतिक कारकों में यदि अपनी आवश्यकता के अनुसार यदि परिवर्तन कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वातावरण अनुकूलन या वातावरण समायोजन कहा जाता है। यदि जो प्राकृतिक कारक, सामाजिक कारक है, इसमें अपने आप को बदलाव करता है इसमें और परिवर्तन करता है और उसको अपने अनुकूल, अपने आवश्यकता के अनुकूल, अपने आवश्यकता के अनुसार इन भौतिक प्राकृतिक कारकों को और सांस्कृतिक कारकों को अपने अनुकूल कर लेता है, अपने अनुसार बदल लेता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर लेता है। तो ये पूरी चीजें हैं, ये आपके क्या कहलाएगी, वातावरण समायोजन की प्रक्रिया कहलाएगी। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अनुपजाऊ भूमि है, इस उपजाऊ भूमि है, इसमें खाद डालकर मनुष्य क्या कर लेता है, इसको उपजाऊ बना लेता है। विभिन्न प्रकार की जो भी उर्वरकता क्षमता कम है उसमें विभिन्न प्रकार की जो उर्वरक डालकर उसको उत्पादन क्षमता को बढ़ा लेता है। विभिन्न प्रकार की जो भी सीढ़ीनुमा खेत है वहां पर खेती कर लेना। पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में क्या है कि सीढ़ीनुमा खेत बना लेना। इसी प्रकार आपको बताया था कि जो साइबेरिया क्षेत्र के है, रूस के वैज्ञानिकों ने ऐसे साइबेरिया क्षेत्र में से बीजों का विकास कर लिया है कि वहां 2 महीने में भी अपने गेहूं की कृषि कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें मनुष्य ने अपने ज्ञान, तकनीकी कौशल से बहुत सारा परिवर्तन करके इंदिरा गांधी नहर का विकास कर लिया। कुछ वर्ष पहले जो राजस्थान का पश्चिमी भाग था पूरा रेगिस्तान था, वीरान था, लेकिन मनुष्य ने अपने ज्ञान, तकनीकी कौशल से इसमें वातावरण में परिवर्तन किया और परिवर्तन करके वहां पर विभिन्न प्रकार के नहरों का विकास कर लिया। अब नहरों का विकास करने के बाद वहां जो राजस्थान का अन्न का कोटा है वो गंगानगर को कहना लेने लगा, क्योंकि उत्पादन बढ़ गया है। उत्पादन बढ़ गया तो वहां पर क्या है, विभिन्न प्रकार के कृत्रिम जो खाद है उसका प्रयोग करने लगे, रासायनिक का प्रयोग करने लगे, सिंचाई की मात्रा को बढ़ा दी। तो ये जितना भी परिवर्तन किया वातावरण में, ये रूपांतरित कहलाता है। इस प्रकार जो मनुष्य अपनी रुचि शक्ति के अनुसार अपने आप को वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेता है, अपने आप को वातावरण के अनुसार बदल लेता है, तो इस प्रक्रिया को वातावरण समायोजन कहा जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपनी रुचि ज्ञान से अनुकूलन और परिवर्तन करता है। यह प्रक्रिया पूरी ही वातावरण समायोजन कहलाती है।